Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss polity from the Udaan magazine of PW Only IAS. इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक. आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही कह सकते हैं दिल की बात करने वाले हैं. फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार. ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक दिए गए हैं. बिल्कुल. और इन्हें फंडामेंटल कहने के पीछे मतलब दो बड़ी वजह हैं. एक तो ये कि ये देश के फंडामेंटल लॉ यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड और प्रोटेक्टेड है. और दूसरा ये कि ये किसी भी व्यक्ति के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मटेरियल हो, इंटेलेक्चुअल, मॉरल या स्पिरिचुअल, बेसिकली फंडामेंटल है. अच्छा. और इनकी इंस्पिरेशन जहां तक मुझे याद है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, राइट? एग्जैक्टली. खासकर वहां के बिल ऑफ राइट्स से. और ये वाकई में काफी इलैबोरेट है. भारत के फंडामेंटल राइट्स दुनिया के किसी भी दूसरे देश, यहाँ तक कि यूएसए से भी ज्यादा डिटेल्ड है. बिल्कुल सही. तो चलिए सबसे पहले इनके बेसिक कैरेक्टर, इनके फीचर्स को समझते हैं. ओके, तो लेट्स अनपैक दिस. इन राइट्स के मेन फीचर्स क्या हैं? क्या ये पत्थर की लकीर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है. ये पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है. इनका पहला फीचर यही है कि ये अमेंडेबल है. पार्लियामेंट इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए बदल सकती है. लेकिन इस पर कोई शर्त भी तो होगी? हाँ, एक बहुत बड़ी शर्त है. संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए. दूसरा, ये क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं. मतलब इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. और ये अधिकार हमें किससे बचाते हैं? सिर्फ सरकार से? देखिए, ज्यादातर तो ये स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं, पर कुछ अधिकार जैसे आर्टिकल 17 वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देते हैं. अच्छा. और अगर किसी के राइट्स का वायलेशन हो तो आर्टिकल 32 है, कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. ये एक बहुत पावरफुल टूल है. तो ये राइट्स मतलब स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं या कुछ करने के लिए कहते भी हैं? दोनों. कुछ राइट्स नेगेटिव हैं जो स्टेट की अथॉरिटी पर एक तरह से लिमिट लगाते हैं, और कुछ पॉजिटिव हैं जो इंडिविजुअल्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं. तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं? एग्जैक्टली. सरकार की मनमानी और आर्बिट्ररी लॉज पर रोक लगाकर. ये जस्टिसेबल हैं, मतलब इनके वायलेशन पर आप कोर्ट जा सकते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूपीएससी 2017 में भी पूछा गया था, ये राइट्स सिटीजन्स के दावे हैं स्टेट के खिलाफ, न कि स्टेट के दावे सिटीजन्स के खिलाफ. ये तो हुई नॉर्मल सिचुएशन की बात. लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन राइट्स का क्या होता है? ये एक क्रिटिकल पॉइंट है. हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल्स 20 और 21 के. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. जी. आपसे इमरजेंसी में भी नहीं छीनी जा सकती. हाँ. पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है. वो क्या है? आर्टिकल 19 के तहत जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ तभी ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं जब इमरजेंसी का कारण वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन हो. एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब? हाँ, आर्टिकल 358 में ये कहा गया है. अगर इमरजेंसी का कारण आर्म्ड रिबेलियन हो यानी इंटरनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता. ओके. अब ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है? मूल संविधान में इन्हें 7 कैटेगरीज में बांटा गया था, पर अब 6 हैं. राइट टू इक्वालिटी. जी. राइट टू फ्रीडम. जी. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. जी. राइट. और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. करेक्ट. आपने कहा 7th है, अब 6 है, तो वो 7वां कौन सा था और उसका क्या हुआ? 7वां अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी. आर्टिकल 31 में उसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया. तो अब उसका स्टेटस क्या है? अब वो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत आता है. अच्छा, तो अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं? जी. और ये राइट्स किसे किसे अवेलेबल हैं? क्या ये इंडिया में रहने वाले फॉरेनर्स को भी मिलते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. कुछ राइट्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं. आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29 और 30. ये फॉरेनर्स को नहीं मिलते. करेक्ट. बाकी राइट्स जैसे आर्टिकल 14 और 20 से 28 तक वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं, सिवाय एनिमी एलियंस के. जब हम कहते हैं कि ये राइट्स स्टेट के खिलाफ हैं, तो इस स्टेट शब्द में कौन कौन शामिल है? आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट का मतलब बहुत वाइड है. इसमें शामिल है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. और स्टेट्स की गवर्नमेंट्स और लेजिस्लेचर्स भी? हाँ, और सभी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह. इतना ही नहीं, सभी अदर अथॉरिटीज जैसे LIC, ONGC, सेल, यानी लगभग हर सरकारी संस्था. लगभग. यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई प्राइवेट बॉडी भी अगर स्टेट के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रही है तो वो भी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट मानी जाएगी. वाह, तो मतलब स्टेट का दायरा बहुत बड़ा है. अब आर्टिकल 13, इसका क्या महत्व है? आर्टिकल 13 एक तरह से हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू की नींव रखता है. ये फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है. गार्डियन कैसे? ये कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है या उन्हें कम करता है वो वॉइड यानी शून्य होगा.
और लॉ में क्या क्या आता है? सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून ही नहीं बल्कि ऑर्डिनेंसेस, गवर्नमेंट ऑर्डर्स और यहाँ तक कि कस्टम्स भी जिनका फोर्स ऑफ लॉ हो। लेकिन क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है? यहीं पर संविधान का सबसे बड़ा लीगल बैटल लड़ा गया। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर केशवानंदा भारती केस आया। एग्जैक्टली 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। अगर कोई अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा रहे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उसे वॉइड घोषित किया जा सकता है। चलिए, आप पहले और सबसे बुनियादी अधिकार राइट टू इक्वालिटी पर आते हैं। आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को दो चीजों से डिनाई नहीं करेगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये दोनों एक ही बात नहीं है? नहीं, इनमें सटल डिफरेंस है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का है और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा, सब ऑर्डिनरी लॉ के अधीन है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जैसे ट्रैफिक लाइट सबके लिए लाल है, चाहे कोई साइकिल पे हो या मर्सिडीज में। बहुत अच्छा एनालॉजी है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को समझते हैं। ये अमेरिकन ओरिजिन का है और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अच्छा, मतलब एक रेस में 8 साल के बच्चे और 20 साल के नौजवान को एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ाना बराबरी नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है अगर उसके पीछे कोई वैलिड रीजन हो। रीजनेबल क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को रोकता है लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन की परमिशन देता है। और जैसा कि यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, ये क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। इसमें रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी आता है। हाँ, एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और इक्वालिटी बिफोर लॉ इसी का एक एलिमेंट है। क्या इस इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? हाँ, संविधान में कुछ प्रैक्टिकल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ लीगल इम्यूनिटीज मिलती हैं। इसी तरह एमपीज और एमएलएज को सदन में कही गई बातों के लिए छूट है। और आर्टिकल 31C? हाँ, वो भी एक एक्सेप्शन है जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने वाले कानूनों को आर्टिकल 14 के चैलेंज से बचाता है। अब आते हैं आर्टिकल 15 पर, जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 15(1) कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ सिर्फ 5 ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं करेगा: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ ओनली शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मतलब अन्य ग्राउंड्स पर भेदभाव हो सकता है अगर उसका कोई रीजनेबल बेसिस हो। वहीं आर्टिकल 15(2) कहता है कि कोई भी सिटीजन इन्हीं 5 ग्राउंड्स पर किसी भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट या पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पर जाने से रोका नहीं जा सकता। एक मिनट, 15(1) और 15(2) में क्या फर्क है? ये तो एक जैसे लग रहा है। एक बहुत बड़ा फर्क है। आर्ट 15(1) सिर्फ स्टेट द्वारा किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है और 15(2) आर्ट 15(2) स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों द्वारा किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। अच्छा, मतलब कोई दुकान का मालिक भी इन ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। लेकिन इसी आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन सिस्टम का आधार भी छुपा है ना? बिल्कुल। इस नॉन डिस्क्रिमिनेशन के नियम के 4 मेन एक्सेप्शंस हैं जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। हाँ। जैसे स्टेट महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है और SCBCs, SCs और STs के लिए भी। हाँ, उनके एडवांसमेंट के लिए और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए भी। और अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए भी। OBCs और EWS के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए आए, राइट? हाँ, OBCs के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का रास्ता आर्टिकल 15(5) ने खोला, जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया। और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन आर्टिकल 15(6) के जरिए आया, जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से जोड़ा गया। एक कॉन्सेप्ट क्रीमी लेयर का भी है। क्या ये SC/ST रिजर्वेशन पर भी लागू होता है? देखिए, ट्रेडिशनली तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में EV चिन्नरिया केस पर पुनर्विचार करते हुए स्टेट्स को SCs और STs को सब क्लासिफाई करने की अथॉरिटी दी है। मतलब स्टेट्स अब बैकवर्डनेस के आधार पर ये देख सकते हैं कि रिजर्वेशन का लाभ किससे सबसे ज्यादा जरूरत है और चाहें तो प्रिविलेज ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, पर ये सब एम्पिरिकल डेटा पर आधारित होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 एसेंशियली जनरल लाइफ और एजुकेशन में इक्वालिटी की बात करता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या प्रोविजन है? उसके लिए है आर्टिकल 16। ये कहता है कि स्टेट के तहत किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। और जाहिर है इसके भी एक्सेप्शंस होंगे? हाँ, 4 एक्सेप्शंस हैं। पार्लियामेंट कुछ जॉब्स के लिए रेजिडेंट्स को एक कंडीशन बना सकती है। स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन कर सकता है। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कुछ है? हाँ, कोई लॉ ये कह सकता है कि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े पद पर उसी धर्म का व्यक्ति बैठेगा। और स्टेट EWS सिटीजन्स के लिए 10% तक पोस्ट्स रिजर्व कर सकता है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर इंदिरा साहनी जजमेंट को एक लैंडमार्क माना जाता है। उसने क्या लक्ष्मण रेखा खींची थी? बिल्कुल सही शब्द है लक्ष्मण रेखा।
इंदिरा साहनी जजमेंट ने ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन साथ ही कुछ सेफ्टी वैल्व्स लगा दिए। जैसे कि क्रीमी लेयर को बाहर करना। हाँ, और टोटल रिजर्व्ड कोटा पर 50% की सीलिंग लगा दी, और ये भी कहा कि रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स में होगा, प्रमोशंस में नहीं। और यूपीएससी 2023 में पूछा भी गया था कि इसी जजमेंट ने एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की सिफारिश की थी। करेक्ट, और इसी के बाद बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ। मंडल कमीशन की सिफारिशों पर। हाँ, बीपी मंडल कमीशन ने ही 27% ओबीसी रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। और इसे इंप्लीमेंट करने की कहानी भी काफी ड्रामेटिक रही है। बिल्कुल, वीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया, फिर नरसिम्हा राव सरकार ने बदलाव किए, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी, और इसी के बाद एनसीबीसी बनी, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया। जी, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 द्वारा। लेकिन एक सवाल भी बना रहा, क्या ओबीसी के अंदर भी कुछ जातियां ज्यादा फायदा उठा रही हैं? उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2017 में जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया गया, ताकि ओबीसीज के भीतर सब कैटेगराइजेशन के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो सके। चलिए अब आर्टिकल 17 पर आते हैं, जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। इस पर यूपीएससी 2020 में सवाल भी आया था। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है और प्रैक्टिस को अपराध मानता है। इसे एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बनाया है। एक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट में अनटचेबिलिटी शब्द को डिफाइन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि संविधान निर्माता इसे लीगल डेफिनेशन में बांधना नहीं चाहते थे। मैसूर हाई कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब वो प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री है। और ये अधिकार प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी अवेलेबल है। हाँ, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982 में एससी ने साफ किया कि ये अधिकार प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी अवेलेबल है। इसी से जुड़ा है अगला आर्टिकल 18, जो टाइटल्स यानी उपाधियों को खत्म करता है। हाँ। इसका मूल विचार तो यही था कि आजाद भारत में महाराजा या राय बहादुर जैसी अंग्रेजों की दी हुई हेरिडेटरी उपाधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ताकि सब बराबर हो। बिल्कुल, इसका मकसद था बराबरी लाना। आर्टिकल 18 में मोटे तौर पे 4 बातें हैं। ओके। पहली, सरकार मिलिट्री या एकेडमिक सम्मान के अलावा कोई टाइटल नहीं देगी। दूसरी, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। और तीसरी चौथी बात विदेशियों से जुड़ी है कि अगर कोई विदेशी भारत सरकार के तहत किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, तो वो भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी दूसरे देश से कोई टाइटल या तोहफा नहीं ले सकता। मकसद साफ है, देश के प्रति वफादारी सबसे ऊपर। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है नेशनल अवार्ड्स को लेकर। बालाजी राघवन केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था, क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स भी आर्टिकल 18 के तहत टाइटल्स माने जाएंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और सवाल भी बहुत जायज था। बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे जरूरी पॉइंट था। एससी ने फैसला दिया कि ये अवार्ड्स आर्टिकल 18 वाले टाइटल्स नहीं हैं। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या फर्क बताया? कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 18 का मकसद वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी उपाधियों को रोकना था, जिनसे समाज में एक खास ऊंचा वर्ग बन जाता है। नेशनल अवार्ड्स तो किसी की खास उपलब्धि मतलब मेरिट के लिए दिए जाते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। हाँ, और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि इन अवार्ड्स को कोई अपने नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अवार्ड लौटाना पड़ सकता है, और इन अवार्ड्स का एक पॉलिटिकल इतिहास भी रहा है। 1954 में शुरू हुए थे, फिर 1977 में जनता पार्टी सरकार ने बंद कर दिए। हाँ, और फिर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इन्हें फिर से शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि मौलिक अधिकार सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये समाज में बराबरी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और इसी सोच को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कौशल किशोर केस 2023 में और आगे बढ़ाया है। तो इस केस ने क्या नया दरवाजा खोला? कोर्ट ने माना कि वैसे तो फंडामेंटल राइट्स मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ लागू होते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ऐसे कुछ जरूरी अधिकार प्राइवेट मामलों में भी लागू हो सकते हैं। ये हमारे अधिकारों के दायरे का एक बहुत बड़ा विस्तार है। चलिए अब राइट टू फ्रीडम पर आते हैं, जो आर्टिकल्स 19 से 22 तक कवर होता है। आर्टिकल 19(1) सभी नागरिकों को 6 तरह की आजादी की गारंटी देता है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ओरिजिनली संविधान में आर्टिकल 19 के तहत 7 अधिकार थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी एक मौलिक अधिकार था। अच्छा, वो तो अब नहीं है। हाँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट है, इसलिए अब आर्टिकल 19 में 6 अधिकार हैं। और जैसा हमने कौशल किशोर केस में देखा, ये अधिकार अब सिर्फ सरकार ही नहीं, प्राइवेट पार्टीज के खिलाफ भी लागू हो सकते हैं। तो एक एक कर इन 6 आजादियों को समझते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आर्टिकल 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये शायद सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को बहुत बड़ा कर दिया है। इसमें सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है। और क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें मीडिया और इन्फॉर्मेशन से जुड़ी आज़ादी है, जैसे फ्रीडम ऑफ द प्रेस, टेलीकास्ट का अधिकार, और अब सबसे जरूरी राइट टू एक्सेस द इंटरनेट। फिर पर्सनल एक्सप्रेशन की आज़ादी है, जैसे चुप रहने का अधिकार, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का अधिकार, या फिर शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार। और सरकार के बारे में जानने का अधिकार भी इसी में आता है ना? हाँ, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन पाने की आज़ादी, जैसे सरकारी कामकाज के बारे में जानना या चुनावी उम्मीदवार की जानकारी पाना, ये दिखाता है कि यह अधिकार सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है।
ये एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड तो नहीं है। आर्टिकल 19(2) के तहत सरकार इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। हाँ, और वो ग्राउंड्स भी संविधान में लिखे हैं, जैसे देश की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, डेफमेशन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सरकार इनके अलावा किसी और वजह से बोलने की आजादी पर रोक नहीं लगा सकती। ठीक है। अगला अधिकार है आर्टिकल 19(1)(b), फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी इकट्ठा होने की आजादी। सभी नागरिकों को शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है। इसमें पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और जुलूस निकालना शामिल है। पर इसकी कुछ शर्तें भी हैं। हाँ, 3 शर्तें हैं। सभा शांतिपूर्ण हो, बिना हथियारों के हो और पब्लिक लैंड पर हो। इसमें हड़ताल करने का अधिकार, मतलब राइट टू स्ट्राइक, शामिल नहीं है। और इस पे भी सरकार पब्लिक ऑर्डर और देश की अखंडता के नाम पर रोक लगा सकती है। बिल्कुल। यहीं पर सेक्शन 144 सीआरपीसी का जिक्र आता है, जो हमने कोविड के समय खूब सुना। हाँ, सेक्शन 144 एक तरह का टेम्पररी इमरजेंसी ब्रेक है। अगर प्रशासन को लगता है कि लोगों के इकट्ठा होने से शांति भंग हो सकती है, तो वो उस इलाके में सभा करने पर रोक लगा सकता है। और आईपीसी का सेक्शन 141 वो 5 या उससे ज्यादा लोगों की सभा को अनलॉफुल घोषित कर सकता है, अगर उनका मकसद कानून तोड़ना या किसी पर जबरदस्ती करना हो। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 19(1)(c), फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी संघ या संगठन बनाने की आजादी। इसके तहत नागरिक पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनियां, ट्रेड यूनियंस या क्लब्स कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें संगठन ना बनाने का अधिकार भी शामिल है। हाँ, ज्वाइन ना करने का नेगेटिव राइट भी शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि ट्रेड यूनियंस को मोल भाव करने या हड़ताल करने का कोई गारंटीड मौलिक अधिकार नहीं है। इसी से जुड़े हुए अगले 2 अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(d), फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और आर्टिकल 19(1)(e), फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। हाँ। ये दोनों अधिकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इनका मकसद है भारत को एक बनाना। हर नागरिक को देश में कहीं भी आजादी से घूमने और कहीं भी बसने का अधिकार है, ताकि इंटरनल बैरियर्स टूटें और नेशनल यूनिटी मजबूत हो। एग्जैक्टली। लेकिन इन पर भी कुछ पाबंदियां हैं, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों की रक्षा के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्राइबल एरियाज में उनकी जमीन, संस्कृति और रिवाजों को बचाने के लिए बाहरी लोगों के बसने पर रोक लगाई जा सकती है। ये एक पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन है, ताकि उनका शोषण ना हो। सोर्स में एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है। आर्टिकल 19 में मूवमेंट का अधिकार देश के अंदर घूमने की बात करता है, जबकि आर्टिकल 21 देश के बाहर जाने के अधिकार की बात करता है। बिल्कुल। तो अब आर्टिकल 19 का आखिरी अधिकार, आर्टिकल 19(1)(g), फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की आजादी। ये बहुत व्यापक अधिकार है, लेकिन सरकार इस पर भी रोक लगा सकती है। किन आधारों पर? 2 मुख्य आधारों पर। पहला, सरकार किसी भी प्रोफेशन के लिए टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस तय कर सकती है, जैसे डॉक्टर या वकील बनने के लिए डिग्री जरूरी है। और दूसरा, सरकार खुद कोई व्यापार या इंडस्ट्री चला सकती है और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर रख सकती है। इसके लिए सरकार को अपनी मोनोपोली को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई इमोरल या खतरनाक काम करने की आजादी नहीं है, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हुई आर्टिकल 19 की बात। अब आते हैं आर्टिकल 20 पर, जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है। हाँ, और ये कैसा अधिकार है जो सिर्फ नागरिकों को नहीं बल्कि विदेशियों और कंपनियों को भी मिलता है? इसमें 3 बहुत जरूरी प्रोटेक्शंस हैं। मान लीजिए आज सरकार च्युइंगम चबाने को अपराध घोषित कर देती है, तो वो आपको कल च्युइंगम चबाने के लिए आज सजा नहीं दे सकती। मतलब कोई भी क्रिमिनल लॉ पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरा प्रोटेक्शन है नो डबल जेपीडी, मतलब एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं? हाँ, एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार कोर्ट में ट्रायल चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस आपको ये मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि आपने ही जुर्म किया है। लेकिन इसमें अंगूठे का निशान या खून का सैंपल देना शामिल नहीं है। नहीं, वो शामिल नहीं है। उसके लिए आपको मजबूर किया जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं शायद हमारे संविधान के सबसे जरूरी आर्टिकल पर, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस एक लाइन ने भारत के कानूनी इतिहास को बदल दिया। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। पहला है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों में फर्क क्या है? ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि सरकार बस ये देखेगी कि किसी को उसकी आजादी से वंचित करने के लिए संसद ने कानून बनाया है या नहीं। अच्छा, मतलब कानून सही है या गलत, इससे मतलब नहीं। हाँ, जैसे अगर संसद ने कानून बना दिया कि नीली शर्ट पहनने वालों को जेल होगी, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि एक प्रोसीजर है। गोपालन केस में एससी ने यही नैरो इंटरप्रिटेशन अपनाई थी। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। इस केस के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत आया। अब कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या नीली शर्ट पहनने पर जेल भेजना अपने आप में सही, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब अब कोई भी कानून सिर्फ इसलिए सही नहीं है क्योंकि उसे संसद ने बनाया है, बल्कि उसे फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना होगा। एकदम सही। और इसी मेनका गांधी केस के बाद आर्टिकल 21 का दायरा आसमान छूने लगा।
कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी गरिमा के साथ जीवन जीना है। और हाल के वर्षों में तो इसका दायरा और भी बढ़ा है। केएस पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया। हाँ, और हादिया केस में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को इसका हिस्सा बताया गया। और अब तो क्लाइमेट चेंज भी इसमें शामिल हो गया। हाँ, अभी अप्रैल 2024 में M.K. रंजित सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों से सुरक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के तहत जीवन और समानता के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो सचमुच बहुत बड़ी बात है। मतलब अब पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार बन गया है। बिल्कुल, और इसी सोच के कारण सोर्स में जो 38 अधिकारों की लंबी लिस्ट दी गई है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा बन पाई। हाँ, वो लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो उसमें कई थीम्स दिखती हैं। कुछ अधिकार सीधे तौर पर व्यक्ति की गरिमा और शरीर से जुड़े हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। हाँ, फिर कुछ अधिकार एक निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं, जैसे राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फ्री लीगल एड। और कुछ अधिकार एक बेहतर जीवन जीने के माहौल की गारंटी देते हैं, जैसे प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड और यहाँ तक कि राइट टू स्लीप। सही, ये लिस्ट नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। और इस पूरी यात्रा के अंत में सोर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कॉन्सेप्ट का जिक्र है, जो नवतेज जोहार 2018 केस में सामने आया। हाँ, ये केस होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जाना जाता है, पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गहरी बात कही। क्या? कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को पब्लिक मोरालिटी से ऊपर रखा, यानी समाज क्या सोचता है या पुरानी मान्यताएं क्या है, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारा संविधान क्या कहता है। और हमारा संविधान हर व्यक्ति की बराबरी, आजादी और गरिमा की बात करता है। आर्टिकल 21A से ये तो काफी बाद में जोड़ा गया था, है ना? बिल्कुल, इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2022 के जरिए संविधान में शामिल किया गया। ये अमेंडमेंट कहता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दें। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2002 से पहले एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं था। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ और नहीं, एक्चुअली दिलचस्प बात यह है कि इस अमेंडमेंट से पहले भी 1993 के उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के तहत ही एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन 86 अमेंडमेंट ने इसे एक अलग, साफ और एक्सप्लिसिट अधिकार का दर्जा दे दिया। अच्छा, पर यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन की नहीं। समझ गया। और इसी अमेंडमेंट को लागू करने के लिए सरकार ने भी तो कोई कानून बनाया होगा। एकदम सही। इसी के तहत पार्लियामेंट ने 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी RTE एक्ट बनाया, जो ये इंश्योर करता है कि आर्टिकल 21 जमीन पर कैसे लागू होगा। सोर्सेज में 86th अमेंडमेंट को नागरिक अधिकारों के अध्याय में दूसरी क्रांति की सुबह या डॉन ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट्स कहा गया है। ये तो एक बहुत बड़ी उपाधि है। क्या इसने सिर्फ आर्टिकल 21A को ही जोड़ा या इसका असर कहीं और भी पड़ा? इसका असर 2 और जगहों पर पड़ा और इसीलिए इसे इतनी बड़ी क्रांति माना जाता है। पहला बदलाव हुआ पार्ट 4 में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। आर्टिकल 45 को बदला गया और अब स्टेट की जिम्मेदारी ये भी है कि वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करें। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के मौके जरूर दे। तो ये अधिकार, निर्देश और कर्तव्य तीनों को एक साथ जोड़ता है। तो ये तो हुई शिक्षा की आज़ादी की बात, जो एक इंसान को मजबूत बनाती है। लेकिन क्या होगा अगर स्टेट किसी की निजी आज़ादी ही छीन ले? मेरा मतलब है गिरफ्तारी या हिरासत से। हमारा अगला आर्टिकल 22 इसी बारे में है। हाँ, आर्टिकल 22 उन लोगों को कुछ सुरक्षा देता है जिन्हें अरेस्ट या डिटेन किया गया है। यहाँ संविधान 2 तरह की हिरासत में फर्क करता है। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरी है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव, इन दोनों में क्या मूल अंतर है? प्यूनिटिव डिटेंशन वो है जो किसी अपराध के लिए अदालत में ट्रायल चलने और दोषी पाए जाने के बाद सजा के तौर पर दी जाती है। मतलब आपने कुछ गलत किया, वो साबित हुआ और अब आप सजा काट रहे हैं। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को अपराध करने से रोकने के लिए बिना किसी ट्रायल या कन्विक्शन के ही हिरासत में ले लिया जाता है। ये शक के आधार पर होता है कि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई गड़बड़ कर सकता है। तो अगर किसी को ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सिर्फ पुलिस की दया पर नहीं छोड़ा जाता होगा। संविधान उसे क्या ताकत देता है? बिल्कुल नहीं। संविधान 3-4 मोटी बातें साफ करता है। आर्टिकल 22 के पहले 2 क्लॉज यही बताते हैं। पहली, आपको ये जानने का हक है कि आपको क्यों पकड़ा गया है। पुलिस चुपचाप आपको नहीं ले जा सकती। दूसरी, आपको अपनी पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने और अपना बचाव करवाने का अधिकार है। और सबसे जरूरी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। इसमें जर्नी का टाइम शामिल नहीं है। और 24 घंटे के बाद?
अगर मैजिस्ट्रेट इजाजत न दे तो पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। एक मिनट, ये सारे अधिकार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये हर किसी पर हर हाल में लागू होते हैं या इसमें भी कोई पेच है? इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। ये सेफगार्ड्स दो तरह के लोगों पर लागू नहीं होते। एक एनिमी एलियन यानी वो नागरिक जिसका देश भारत के साथ युद्ध में हो, और दूसरा वो व्यक्ति जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट या डिटेन किया गया हो। अच्छा, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के लिए ये सामान्य सुरक्षा कवच नहीं है। ये तो काफी गंभीर बात है, क्योंकि यहाँ तो किसी ने कोई अपराध किया भी नहीं है, सिर्फ शक है। तो क्या संविधान उन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं देता? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान उन्हें अलग तरह की सुरक्षा देता है जो आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से 7 में बताई गई है। ये सुरक्षा सिटीजन्स और एलियंस दोनों को मिलती है। सबसे पहली शर्त यह है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। सिर्फ 3 महीने? लेकिन हमने तो सुना है कि लोग सालों तक हिरासत में रहते हैं। हाँ, क्योंकि इसका एक लेकिन है। 3 महीने से ज्यादा हिरासत तभी बढ़ाई जा सकती है जब एक एडवाइजरी बोर्ड इसकी इजाजत दे। इस बोर्ड में हाईकोर्ट के जजेस होते हैं और वो ये तय करते हैं कि हिरासत को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। इसके अलावा डिटेनी को ये जानने का अधिकार है कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है और उसे इसके खिलाफ अपना पक्ष मतलब रिप्रेजेंटेशन रखने का मौका भी दिया जाना चाहिए। और इस मामले में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स? यहाँ शक्तियों का बंटवारा है। अगर मामला देश की डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या भारत की सिक्योरिटी से जुड़ा हो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे कानून बनाने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ओके। लेकिन अगर मामला सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल सप्लाई से जुड़ा हो तो पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभाएं दोनों कानून बना सकती हैं। और यही हमारे संविधान की एक अनोखी और कंट्रोवर्शियल बात है ना? बिल्कुल। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में बिना ट्रायल के किसी को नजरबंद करना एक असाधारण कानून का हिस्सा होता है, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में ही जगह दी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो देश की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित थे, लेकिन साथ ही उन्होंने इस पर कुछ लगाम भी लगाई। तो असल में ये एक तलवार के धार पर चलने जैसा है। एक तरफ देश की सिक्योरिटी और दूसरी तरफ एक नागरिक की लिबर्टी। एग्जैक्टली। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे सोर्सेज में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा 2002 का भी जिक्र है। बिल्कुल। इसे एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए लाया गया था, पर 2004 में इसे रिपील कर दिया गया। इसका एक प्रोविजन बहुत विवादित था कि एक खास रैंक के पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया कन्फेशन अदालत में सबूत माना जाएगा। इस पर हमेशा ये चिंता जताई गई कि इससे कोर्शन को मतलब जबरदस्ती बयान दिलवाने को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये तो हुई स्टेट की ताकत और उस पर संविधान के लगाम की बात, लेकिन शोषण सिर्फ स्टेट ही नहीं करता। समाज के अंदर भी एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण कर सकता है। आज भी हम बंधुआ मजदूरी या बच्चों से काम करवाने जैसी खबरें सुनते हैं। हमारा संविधान इससे कैसे निपटता है? इसके लिए संविधान में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, जिसमें 2 मुख्य आर्टिकल्स हैं, 23 और 24। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त मतलब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और जबरदस्ती काम करवाने यानी फोर्स्ड लेबर या बिगार पर रोक लगाता है। ये अधिकार सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं बल्कि प्राइवेट पर्सन्स के खिलाफ भी है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। एग्जैक्टली। और ये सुरक्षा सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिलती है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? क्या स्टेट कभी किसी से जबरदस्ती काम करवा सकता है? हाँ, इसका एक ही अपवाद है। स्टेट पब्लिक पर्पसेस के लिए कंपलसरी सर्विस लगा सकता है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस या समाज सेवा, और ऐसी सेवा के लिए स्टेट पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। जब हम कहते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका दायरा कितना बड़ा है? इसमें क्या क्या शामिल है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। इस एक्सप्रेशन में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सामान की तरह खरीदना बेचना, इमोरल ट्रैफिक, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी प्रथा और स्लेवरी ये सब शामिल हैं। इन अपराधों से निपटने के लिए पार्लियामेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 जैसा कानून भी बनाया है। और बच्चों के शोषण को लेकर आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 साफ तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खान मतलब माइन या किसी दूसरे हैजर्डस एक्टिविटीज जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क या रेलवे में लगाने पर रोक लगाता है। हालांकि ये उनके किसी हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में एम्प्लॉयमेंट पर रोक नहीं लगाता। इस दिशा में कानूनी तौर पर और क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं? कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 2005 में कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट बनाया गया, जिसके तहत नेशनल और स्टेट कमीशंस बने। सुप्रीम कोर्ट ने एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाने का निर्देश दिया और 2006 में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों को डोमेस्टिक सर्वेंट्स या होटल, ढाबे, दुकानों जैसे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स में वर्कर के तौर पर काम पर रखने पर भी बैन लगा दिया। तो शोषण के खिलाफ अधिकार के बाद अब हम आते हैं एक ऐसे अधिकार पर जो भारत की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से इसकी शुरुआत होती है। ये क्या कहता है? आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, 4 तरह की आजादी देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और धर्म को फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का अधिकार। ये चारों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब अलग-अलग होंगे? हाँ, बिल्कुल।
फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब है किसी भी व्यक्ति की इनर फ्रीडम कि वो भगवान या किसी भी शक्ति के साथ अपना रिश्ता अपने तरीके से बनाए। राइट टू प्रोफेस का मतलब है अपने धार्मिक विश्वासों को खुले तौर पर बिना डरे घोषित करना। राइट टू प्रैक्टिस मतलब धार्मिक पूजा पाठ, रिचुअल, सेरेमनीज करना। और राइट टू प्रोपेगेट का मतलब है अपने धर्म की मान्यताओं को दूसरों तक पहुंचाना, उनका प्रसार करना। यहाँ प्रोपेगेट यानी प्रसार करने वाले अधिकार पर अक्सर बहस होती है। क्या इसका मतलब धर्म परिवर्तन कराना भी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान साफ करता है कि प्रोपेगेट करने के अधिकार में किसी दूसरे का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। फोर्सेबल कन्वर्जन्स हर व्यक्ति को मिली फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की आजादी पर हमला है। अच्छा, और सोर्सेज में 2 एक्सप्लेनेशंस का भी जिक्र है। हाँ, पहला ये कि सिक्स का कृपाण पहनना और लेकर चलना उनके धर्म को प्रोफेस करने का ही हिस्सा माना जाएगा। और दूसरा, इस अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू शब्द में सिक्स, जैन्स और बुद्धिस्ट भी शामिल माने जाएंगे। पर ये पूरा अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। इसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ यानी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन धर्म की आज़ादी और नौकरी के डिसिप्लिन में टकराव हो तो क्या होगा? मान लीजिए कोई फौजी अपने धार्मिक विश्वास के कारण किसी हुक्म को मानने से इनकार कर दे। बहुत दिलचस्प सवाल है और ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। एलटी कॉम्युलेशंस केस। वो एक क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए अपनी रेजिमेंट के मंदिर में आरती में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो कोर्ट ने क्या कहा? क्या उनकी धार्मिक आज़ादी को ऊपर रखा गया? नहीं, कोर्ट ने उनकी डिसमिसल को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए रिलीजियस फ्रीडम एब्सोल्यूट यानी असीमित नहीं है। संविधान का आर्टिकल 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो सेना में डिसिप्लिन और यूनिट कोहेजन बनाए रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसे डिसिप्लिन बिफोर डिवोशन के सिद्धांत के तौर पर देखा गया। आर्टिकल 25 तो एक इंडिविजुअल के अधिकार की बात करता है। क्या धार्मिक समूहों या संस्थाओं को भी कोई अधिकार है? हाँ, उसके लिए आर्टिकल 26 है। ये किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को कुछ अधिकार देता है, जैसे रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और मेंटेन करना, अपने धर्म के मामलों का खुद मैनेज करना, प्रॉपर्टी ओन और एक्वायर करना और उस प्रॉपर्टी को लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करना। तो आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट है और आर्टिकल 26 कलेक्टिव राइट। एग्जैक्टली। किसी भी समूह को धार्मिक संप्रदाय या डिनोमिनेशन मानने के लिए क्या शर्तें हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 शर्तें बताई हैं। पहला, वो लोगों का एक ऐसा समूह हो जिनके बिलीफ्स की एक व्यवस्था हो। दूसरा, उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो। और तीसरा, उनका एक डिस्टिंक्टिव नेम हो। इसी आधार पर कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन और आनंदा मार्गा को तो रिलीजियस डिनोमिनेशंस माना है, लेकिन अरबिंदो सोसाइटी को नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसकी कमाई का पैसा सीधे तौर पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या रखरखाव पर खर्च किया जाना हो। स्टेट टैक्स के पैसे से किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि स्टेट सभी धर्मों के प्रमोशन के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता। और ये रोक सिर्फ टैक्स पर है, फी पर नहीं। टैक्स और फी में क्या फर्क है? ये थोड़ा उलझाने वाला है। इसे ऐसे समझें, टैक्स एक जनरल कलेक्शन है। सरकार तय करती है कि उसे कहाँ खर्च करना है। वो पैसा किसी एक धर्म के लिए नहीं हो सकता। लेकिन फी किसी खास सर्विस के बदले ली जाती है। जैसे आप किसी धार्मिक स्थल पर स्पेशल एंट्री के लिए पैसे देते हैं तो वो उस खास सुविधा के लिए है, न कि धर्म के प्रमोशन के लिए। फी पर आर्टिकल 27 की रोक लागू नहीं होती। और इस कड़ी में आखिरी है आर्टिकल 28 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है। हाँ, ये आर्टिकल 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस में फर्क करता है। पहला, जो होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है, जैसे सरकारी स्कूल, वहाँ कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। दूसरे, जो स्टेट एडमिनिस्टर करता है लेकिन बने किसी ट्रस्ट के तहत है, वहाँ इंस्ट्रक्शन परमिटेड है। तीसरे और चौथे, जो स्टेट से रिकग्नाइज्ड हैं या स्टेट से एड लेते हैं, वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी तो जा सकती है पर वॉलंटरी बेसिस पर, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। इस पूरे विषय में एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। ये क्या है? अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये इंडियन जुडिशरी की एक बहुत यूनिक पावर है जो शिरूर मठ केस से आई। जब भी रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ा कोई मामला आर्टिकल्स 25 से 28 के तहत कोर्ट में आता है तो जजेस ये तय करते हैं कि जिस प्रैक्टिस पर विवाद है, क्या वो उस धर्म का एसेंशियल यानी अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है या नहीं। ये तय करने की शक्ति कि धर्म का कोर क्या है और क्या नहीं, ये दुनिया की किसी और बड़े डेमोक्रेसी में जजेस के पास नहीं है। तो ये साफ है कि स्टेट धार्मिक मामलों में एक हद तक ही दखल दे सकता है, खासकर शिक्षा में। शिक्षा की बात चली है तो ये भी जानना जरूरी है कि हमारे देश में इतनी भाषाएं और संस्कृतियां हैं। क्या संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान, अपनी कल्चर को बचाने के लिए कोई खास अधिकार देता है? बिल्कुल, और इसके लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के तहत आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 29 कहता है कि भारत में रहने वाले एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, उसे कंजर्व करने का हक होगा।
एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस। इसका मतलब ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है? एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि इस फ्रेज में माइनॉरिटीज के साथ साथ मेजॉरिटी दोनों शामिल हैं। ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दोनों को प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 29 में एक और बात है कि किसी भी सिटीजन को स्टेट मेंटेन्ड या स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के ग्राउंड्स पर एडमिशन से डिनाई नहीं किया जाएगा। तो फिर आर्टिकल 30 में क्या अलग है? आर्टिकल 30 खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए है। ये सभी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। इसका प्रोटेक्शन सेक्शन ऑफ सिटीजंस के लिए नहीं, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। संविधान में माइनॉरिटी शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये अधिकार उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने में बहुत मदद करता है। अच्छा, तो अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है, पर इसमें सरकार का दखल कितना होता है? क्या ये इदारे पूरी तरह से आजाद होते हैं? ये इस पर निर्भर करता है कि वो संस्थान किस तरह का है। मोटे तौर पर 3 तरह के संस्थान होते हैं। एक जो स्टेट से रिकग्निशन और एड दोनों लेते हैं, दूसरे जो सिर्फ रिकग्निशन लेते हैं, एड नहीं, और तीसरे न रिकग्निशन लेते हैं, न एड। इनमें से पहले 2 तरह के संस्थानों पर सिलेबस, हाइजीन और टीचिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर स्टेट की रेगुलेटरी पावर लागू होती है। मतलब ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है? नहीं, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 30 का मकसद माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के साथ इक्वालिटी पर लाना है, उन्हें कोई एडवांटेज देना नहीं, मतलब कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और इसमें मैल एडमिनिस्टर करने का अधिकार शामिल नहीं है। सोर्सेज में प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम का भी जिक्र है, उसका क्या संबंध है? भारत में जब किसी रिलीजियस सेक्ट को नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिलता है तो वो आर्टिकल 30 के तहत अपने शिक्षण संस्थान तो खोल ही सकता है, साथ ही इस जैसे सरकारी प्रोग्राम्स के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स भी ले सकता है। इन सभी अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन अगर स्टेट इनमें से किसी अधिकार का उल्लंघन करे तो एक आम नागरिक क्या करेगा? और यहीं पर शायद हमारे संविधान का सबसे जरूरी आर्टिकल आता है। हाँ, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये वो आर्टिकल है जो बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को असलियत बनाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। उन्होंने कहा था कि इसके बिना ये संविधान एक नलिटी, मतलब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? खास ये है कि ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। ये हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इन अधिकारों को इन्फोर्स करवाने के लिए रिट्स इशू करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत उसकी ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसे छीना नहीं जा सकता। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं, इसके लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त ए साइन कॉनन ये है कि किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। इसके बिना आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल तो है पर एक्सक्लूसिव नहीं, मतलब यही अधिकार हाई कोर्ट्स को भी आर्टिकल 226 के तहत मिला हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अक्सर कहता है कि अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है तो अग्रीव्ड पार्टी को पहले वहीं जाना चाहिए। क्या इस अधिकार को कभी सस्पेंड भी किया जा सकता है? हाँ, सिर्फ एक स्थिति में। नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट आर्टिकल 359 के तहत ये आदेश दे सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड किया जाता है। इसके अलावा नहीं। रिट्स, टाइप्स एंड स्कोप्स, ये रिट्स का विचार आया कहाँ से? ये तो कोई आम कानूनी शब्द नहीं लगता। देखिए, ये भारतीय संविधान में इंग्लिश लॉ से लिया गया है। वहां इन्हें प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था। प्रेरोगेटिव रिट्स जी, और राजा को, मतलब किंग को, फाउंटेन ऑफ जस्टिस यानी न्याय का स्रोत माना जाता था। भारत में संविधान ने यह असाधारण शक्ति न्यायपालिका को दी है ताकि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। बिल्कुल। और भारत में ये शक्ति किसके पास है? क्या कोई भी अदालत इन्हें जारी कर सकती है? फिलहाल ये शक्ति मुख्य रूप से 2 अदालतों के पास है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स। ओके। हालांकि आर्टिकल 32 संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी और अदालत को भी ये शक्ति दे, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन रिट्स के प्रकार और उनके दायरे को समझते हैं। सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है टू हैव द बॉडी ऑफ। सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है ना? लगता है, लेकिन इसका काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये रिट किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रक्षक है। सबसे बड़ी रक्षक? हाँ, इसका इस्तेमाल होता है किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा कराने के लिए जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। अच्छा। अदालत इसके जरिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को सरशरीर अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि अदालत ये जांच सके कि हिरासत लीगल है या नहीं। यानी ये सीधे सीधे राज्य की मनमानी पर एक अंकुश है। लेकिन क्या इसकी भी कोई सीमाएं हैं या ये हर स्थिति में लागू होती हैं? हाँ, इसकी कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं। अगर हिरासत कानून के अनुसार हुई है, मतलब लॉफुल डिटेंशन है। जी, या किसी अदालत या विधानमंडल की अवमानना के लिए हुई है, या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के आदेश पर हुई है, तो ये रिट जारी नहीं की जा सकती। मूल बात यह है कि हिरासत गैर कानूनी होनी चाहिए। समझ गई। अगली रिट है मैंडेमस, जिसका मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। इसमें तो एक अधिकार की ध्वनि है। और यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है।
इसको ऐसे समझिए कि ये सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता या आनाकानी के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। हथियार। हाँ, इसका इस्तेमाल किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, निचली अदालत या कॉरपोरेशन को उसकी पब्लिक या लीगल ड्यूटी करने का आदेश देने के लिए किया जाता है, अगर वो उसे करने में नाकाम रहे या करने से मना कर दें। तो मैंडेमस एक तरह से नागरिकों के हाथ में वो चाबुक है जिससे वो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। पर ये चाबुक कहाँ नहीं चल सकता? बहुत अच्छा सवाल है। ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या संस्था के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। ओके। इसके अलावा अगर कोई ड्यूटी कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं बल्कि डिस्क्रेशनरी है, मतलब विवेकाधीन। जी, या किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का हिस्सा है, तो भी इसे जारी नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, ये देश के प्रेसिडेंट, राज्यों के गवर्नर्स या अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे चीफ जस्टिस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की, जिसका मतलब है टू फोरबिड यानी रोकना। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका काम है रोकना। इसे एक ऊपरी अदालत किसी निचली अदालत या ट्राइब्यूनल को तब जारी करती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से, मतलब जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई कार्रवाई कर रही हो। तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है। बिल्कुल, ये एक निवारक उपाय है। तो इसका दायरा तो काफी सीमित हुआ, ये सिर्फ न्यायिक संस्थाओं पर ही लागू होता है। आप बिल्कुल राइट। प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। और चौथी रिट है सर्चुरारी, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ये प्रोहिबिशन से कैसे अलग है? दोनों ही अदालती कार्यवाही से जुड़ी लगती हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। प्रोहिबिशन एक तरह से रेड लाइट है। रेड लाइट। हाँ, जो किसी निचली अदालत को गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकती है जब मामला चल रहा हो। और सर्चुरारी ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो गलत रास्ते पर जा चुकी गाड़ी का चालान करती है। अच्छा। मतलब उसके गलत फैसले को रद्द कर देती है जब फैसला सुनाया जा चुका हो। इसे किसी ऐसे फैसले को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के बिना या कानून की गलती या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करके दिया गया हो। स्पष्ट तुलना है। और मुझे लगता है कि शुरुआत में सर्चुरारी का दायरा भी सीमित था। जी, 1991 तक ये सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल संस्थाओं के खिलाफ ही थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका विस्तार एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज तक भी कर दिया, अगर वे लोगों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अभी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं। नहीं, उनके खिलाफ ही उपलब्ध नहीं है। और हमारी सूची में आखिरी रिट है क्वो वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट वारंट या किस अधिकार से। ये एक बहुत ही अनोखी रिट है। ये किसी व्यक्ति के किसी पब्लिक ऑफिस पर दावे की लीगैलिटी को चैलेंज करती है। मतलब ये पूछती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। बिल्कुल, अगर अदालत पाती है कि उस व्यक्ति का उस पद पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है तो उसे पद से हटा सकती है। अरे, ये तो बहुत दिलचस्प है। इसकी सबसे रोचक बात क्या है? इसकी सबसे रोचक बात यह है कि इसे कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन दायर कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित व्यक्ति ही हो। कोई भी? हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण सरकारी पद पर अवैध रूप से काबिज है तो वो अदालत जा सकता है। तो ये तो नागरिक निगरानी का एक बड़ा हथियार हुआ। एक तरह से हाँ, जो सार्वजनिक पदों पर ट्रांसपेरेंसी और योग्यता सुनिश्चित करता है। हालांकि यह किसी मंत्री पद या प्राइवेट ऑफिस के लिए लागू नहीं होती। रिट्स की इस व्यवस्था को असल जिंदगी में असर डालते हुए देखने का कोई महत्वपूर्ण उदाहरण है? इसमें एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1984 का। बंधुआ मुक्ति मोर्चा। जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक नियमों को एक तरफ रखते हुए एक संगठन द्वारा भेजे गए एक पत्र को ही रिट याचिका मान लिया। यह बंधुआ मजदूरों के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला था। सिर्फ एक पत्र को याचिका मान लिया? इससे तो आर्टिकल 32 का पूरा मतलब ही बदल गया होगा। हाँ यार, इसने आर्टिकल 32 को सिर्फ एक किताबी कानूनी उपाय से बदलकर समाज के सबसे कमजोर और बेआवाज लोगों के लिए न्याय का एक सीधा और सुलभ माध्यम बना दिया। ये तो कमाल है। अदालत ने कहा कि प्रक्रियात्मक नियम न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बन सकते। ये एक बहुत साहसिक न्यायिक कदम था जिसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की नींव को मजबूत किया। तो अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके पास दो दरवाजे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसे कौन सा दरवाजा खटखटाना चाहिए? दोनों की शक्तियों में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, सबसे पहला और बड़ा अंतर है अधिकार क्षेत्र का। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के लिए ही रिट्स जारी कर सकता है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए? जी, इसलिए उसका रिट अधिकार क्षेत्र संकीर्ण यानी नैरोअर है। जबकि हाईकोर्ट का दायरा इससे ज्यादा व्यापक है। सही कहा। हाई कोर्ट्स मौलिक अधिकारों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य यानी एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट्स जारी कर सकते हैं, जिसमें सामान्य कानूनी अधिकारों का हनन भी शामिल है। अच्छा। दूसरा अंतर भौगोलिक दायरे का है। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट का दायरा अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित है। और उपाय की प्रकृति में भी कोई फर्क है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट जारी करना अनिवार्य है। मैंडेटरी? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे लागू करने से मना नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट के लिए ये विवेकाधीन है। मतलब हाई कोर्ट चाहे तो रिट जारी करने से इनकार कर सकता है? जी, आर्टिकल 226 के तहत वो ऐसा कर सकता है। तो हमने देखा कि रिट्स आम नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल है। लेकिन एक सवाल उठता है
क्या ये ढाल उन लोगों पर भी वैसे ही लागू होती है जो देश की रक्षा करते हैं? चलिए अब सशस्त्र बलों और मौलिक अधिकारों के इस जटिल रिश्ते को समझते हैं। हमारा अगला विषय है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल्स 33 से 35 आते हैं। ये एक बहुत संवेदनशील संतुलन है। आर्टिकल 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और ऐसी ही दूसरी सेवाओं के सदस्यों के उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या पूरी तरह खत्म कर सकती है। इसका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना और कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना है। लेकिन एक सैनिक भी तो देश का नागरिक है। क्या इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मनोबल पर असर नहीं पड़ता? ये तो एक तरह से उनके नागरिक अधिकारों को छीनना हुआ। ये एक जायज चिंता है, लेकिन यहाँ तर्क ये दिया जाता है कि इन बलों की प्रकृति ही अलग होती है। देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजबूत कमांड स्ट्रक्चर और अनुशासन की जरूरत होती है। बिल्कुल। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे कुछ अधिकारों को यहाँ सीमित करना जरूरी समझा गया। और ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। जी। और इसमें कोर्ट मार्शल्स का क्या प्रावधान है? आर्टिकल 33 के तहत बनाए गए कानून कोर्ट मार्शल्स यानी सैन्य अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस आर्टिकल के तहत बनाए गए किसी भी कानून को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। और आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य से मतलब सिर्फ लड़ने वाले सैनिक ही हैं? नहीं, इस शब्द की व्याख्या काफी व्यापक है। इसमें नॉन कॉम्बैटेंट्स भी शामिल हैं जो सेना के साथ काम करते हैं, जैसे कि नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोइये, चौकीदार और दर्जी। चलिए अब एक और बहुत गंभीर विषय पर आते हैं, मार्शल लॉ, जिसका जिक्र आर्टिकल 34 में है। ये शब्द सुनते ही एक तरह का डर महसूस होता है। हाँ, होता है। आर्टिकल 34 कहता है कि जब भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये अवधारणा इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। ये एक असाधारण स्थिति है जहां नागरिक प्रशासन को सैन्य अधिकारी अपने हाथ में ले लेते हैं और सामान्य कानून निलंबित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सामान्य अदालतें बंद हो जाती हैं और सरकार का कामकाज सेना चलाती है? हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। सामान्य कानून और अदालतों की जगह सैन्य ट्रिब्यूनल ले लेते हैं जो अपने नियमों के हिसाब से काम करते हैं। ये मिलिट्री लॉ से अलग है? जी, ये उस मिलिट्री लॉ से अलग है जो सिर्फ सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लागू होता है। मार्शल लॉ आम नागरिकों पर लागू होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मार्शल लॉ की घोषणा से हेबियस कॉर्पस की रिट अपने आप सस्पेंड नहीं हो जाती। ये तो एक जरूरी सेफगार्ड है। बिल्कुल। इसके अलावा आर्टिकल 34 संसद को एक और असाधारण शक्ति देता है। वो किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए इंडेमनिफाई कर सकती है। इंडेमनिफाई करना, इसे सरल शब्दों में समझाएं। इसका मतलब है कि सरकार उस अधिकारी को एक तरह का कानूनी कवच पहना देती है। कानूनी कवच? हाँ, कि मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपने जो भी किया उस पर बाद में कोई मुकदमा नहीं चलेगा और संसद द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी एक्ट ऑफ इंडेमनिटी को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक बात हैरान करती है, क्या हमारे संविधान में मार्शल लॉ शब्द को कहीं परिभाषित किया गया है? इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या है? नहीं, और यही इसकी सबसे असाधारण बात है। संविधान में मार्शल लॉ को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और इसे घोषित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान भी नहीं है। यह आर्टिकल 34 में निहित है, इम्प्लिसिट है। तो फिर ये नेशनल इमरजेंसी से कैसे अलग है? दोनों ही असाधारण स्थितियां लगती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। मार्शल लॉ सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, जबकि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 का प्रभाव बहुत व्यापक है। ये मौलिक अधिकारों के अलावा केंद्र राज्य के वित्तीय और विधायी संबंधों और संसद के कार्यकाल को भी प्रभावित करती है। अच्छा, और दूसरा अंतर? दूसरा ये कि मार्शल लॉ में सरकार और सामान्य अदालतें सस्पेंड हो जाती हैं, जबकि नेशनल इमरजेंसी में वे काम करती रहती हैं। और इन्हें लागू करने के आधारों में क्या अंतर है? मार्शल लॉ किसी भी कारण से कानून व्यवस्था के चरमरा जाने पर उसे बहाल करने के लिए लगाया जाता है। इसके लिए कोई तय आधार नहीं है, जबकि नेशनल इमरजेंसी केवल 3 स्पष्ट आधारों पर लगाई जा सकती है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। स्कोप में भी फर्क है? हाँ, मार्शल लॉ आमतौर पर देश के कुछ हिस्सों में लगाया जाता है, जबकि इमरजेंसी पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लगाई जा सकती है। तो अब आते हैं आर्टिकल 335 पर। तो ये साफ है कि सेना और मार्शल लॉ के मामलों में संसद के पास विशेष शक्तियां हैं और इन शक्तियों को और भी मजबूत करता है आर्टिकल 35। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ खास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा, राज्यों के पास नहीं। ऐसा क्यों? इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में इन महत्वपूर्ण कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करना है, ताकि एक ही अधिकार के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून और सजा न हो। बिल्कुल। इसमें शामिल हैं आर्टिकल 16 के तहत कुछ नौकरियों के लिए निवास की शर्त तय करना, आर्टिकल 32 के तहत दूसरी अदालतों को रिट जारी करने की शक्ति देना, आर्टिकल 33 के तहत आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारों को सीमित करना और आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों के लिए कानूनी कवच देना। सही। इसके अलावा अस्पृश्यता आर्टिकल 17 और मानव तस्करी आर्टिकल 23 जैसे अपराधों के लिए सजा तय करने का कानून भी सिर्फ संसद ही बना सकती है। इसमें एक बहुत रोचक बात है हाँ, कि आर्टिकल 35 संसद के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है।
इनमें से कुछ मामले तकनीकी रूप से स्टेट लिस्ट में आ सकते थे, लेकिन संविधान ने ये शक्ति विशेष रूप से सिर्फ संसद को ही दी है। तो अब तक हमने मौलिक अधिकारों की शक्ति और उन पर लगे कुछ प्रतिबंधों को समझा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब मौलिक अधिकारों के कुछ अपवादों यानी एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स पर बात करते हैं। हाँ, संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौती से बचाते हैं। पहला है आर्टिकल 31A। ये क्या करता है? ये 5 तरह के कानूनों को आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार और आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार, इनके उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है। 5 तरह के कानून, इसका सार क्या है? मोटे तौर पर आर्टिकल 31A सरकार को जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े कृषि सुधार और अन्य आर्थिक और सामाजिक सुधार करने की ताकत देता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन बड़े सुधारों को छोटी-मोटी कानूनी अड़चनों में न फंसाया जा सके। इसके बाद आता है आर्टिकल 31B, जो 9th शेड्यूल से जुड़ा है। ये आर्टिकल और भी ज्यादा व्यापक सुरक्षा देता है। ये 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती दिए जाने से बचाता है। इसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जोड़ा गया था, है ना? जी, ताकि भूमि सुधार कानूनों को बचाया जा सके। लेकिन क्या ये सुरक्षा, ये कवच पूरी तरह से अभेद्य है? क्या सरकार कोई भी कानून बनाकर उसे 9th शेड्यूल में डाल सकती है और वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाएगा? पहले ऐसा ही माना जाता था, लेकिन अब नहीं। आईआर कोहिलू केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? अदालत ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का बुनियादी ढांचा है और इसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए एक तारीख तय की गई। हाँ, 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया था, उसके बाद 9th शेड्यूल में डाले गए कानून अगर आर्टिकल 14, 19 और 21 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ये एक तरह से संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन का मामला बन गया। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। यह संविधान के बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए न्यायपालिका का एक मजबूत कदम था। और आर्टिकल 31C? ये आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DSP को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देता है। यह कहता है कि कोई भी कानून जो आर्टिकल 39B या C में दिए गए समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया है, उसे आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। ये तो हुई पार्ट 3 की बात। क्या संविधान में कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो इस प्रसिद्ध अध्याय के बाहर हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिकार पार्ट 3 के बाहर हैं, लेकिन वे भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जैसे आर्टिकल 265 कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और संपत्ति का अधिकार भी अब यही है। सही। आर्टिकल 300A कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 301 कहता है कि पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार जो हमारे लोकतंत्र की जान है। हाँ, आर्टिकल 326 के तहत दिया गया एडल्ट सफ्रेज यानी राइट टू वोट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसी से जुड़ा है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, जिसने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। बिल्कुल। इन अधिकारों को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए इन्हें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने UDHR की घोषणा की। हमारा संविधान भी लगभग उसी समय बन रहा था। तो प्रभाव तो होना ही था। हाँ, इसलिए हमारे संविधान के प्रियम्बल में दिए गए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्श UDHR के आर्टिकल 3 को दर्शाते हैं। हमारे DPSPs UDHR के आर्टिकल 22 जैसे सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं। इतनी सारी विशेषताओं और शक्तियों के बावजूद क्या मौलिक अधिकारों की कोई आलोचना भी होती है? हाँ, आलोचक कई मुद्दों की ओर इशारा करते हैं और इन पर बात करना भी जरूरी है। पहली आलोचना है एक्सेसिव लिमिटेशंस। मतलब इन पर लेकिन, परंतु, किंतु बहुत ज्यादा है। जी, जिससे इनकी शक्ति कम हो जाती है। दूसरी आलोचना अक्सर सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को लेकर होती है। सही। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। आलोचकों का कहना है कि ये अधिकार मुख्य रूप से राजनीतिक हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे असली अधिकार उन्हें नॉन जस्टिसेबल DPSPs में डाल दिया गया है। तो क्या ये कहना सही होगा कि हमारा संविधान राजनीतिक आजादी तो देता है, पर रोटी, कपड़ा और मकान की कानूनी गारंटी नहीं देता? इस आलोचना के अनुसार हाँ। हालांकि अब न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या करके इनमें से कई अधिकारों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बना दिया है। और इनकी स्थिरता पर भी सवाल उठाया जाता है। हाँ, अगली आलोचना है नो परमानेंसी। संसद इनमें कटौती कर सकती है या इन्हें बदल सकती है। हालांकि बुनियादी ढांचे की सीमा है। बिल्कुल। इसके अलावा सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान इनका निलंबन भी एक बड़ी आलोचना का विषय है। और आखिरी आलोचना थोड़ी दार्शनिक है। हाँ, नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी। आलोचकों का कहना है कि इनमें कोई एक सुसंगत दर्शन नहीं है। यह अलग अलग जगहों से लिए गए प्रावधानों का एक मिश्रण लगता है। तो आज हमने न्याय के शक्तिशाली उपकरणों यानी रिट्स की ताकत को समझा, सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधानों के पीछे के तर्क को जाना, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच के बारीक अंतर को देखा, और ये भी जाना कि हमारे अधिकार सिर्फ पार्ट 3 तक सीमित नहीं है। बिल्कुल।
और अंत में जो आलोचना हमने देखी नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी की, उस पर एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। क्या ये संभव है कि किसी एक कठोर दर्शन की ये कमी ही अपने आप में एक ताकत हो? क्या यही लचीलापन हमारे संविधान को भारत जैसे विशाल और विविध देश की बदलती जरूरतों और समय के साथ अनुकूलित होने और विकसित होने की अनुमति देता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।